स्वागत है दोस्तों आप सभी के सुझावों पर हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर हमने एक सीरीज शुरू करने की कोशिश की है और ये 1 से 2 वीडियो में ये पहला वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और होगा जिसमें हम पूरे रीतिकाल को समराइज़ कर देंगे और रीतिकाल से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इन दोनों वीडियोज़ में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की जो समयावधि है वो अगर आप संवत में देखेंगे तो 1700 से 1900 तक, और जब इसको सन में कन्वर्ट करते हैं तो 1643 से 1843 तक मानी जाती है। यानी संवत में 1700 से 1900 और सन में 1643 से 1843। आपको ये ध्यान रखना है, ये शुक्ल जी के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के विषय में लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। एक अखंड परंपरा रीति ग्रंथों की वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो ऐसा इससे जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न आएगा तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ही उत्तर का जवाब देना है। आगे है, चिंतामणि त्रिपाठी जी सिद्धांततः रसवादी आचार्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि रीतिकाल में ज़्यादातर हम यह मान लेते हैं कि यह अलंकारवादी होंगे, लेकिन यह चिंतामणि त्रिपाठी जी रसवादी आचार्य हैं। आगे देखते हैं, कवि केशवदास के बारे में उन्होंने लिखा है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। तो चिंतामणि सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे और कवि केशवदास जी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि वे अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, और यहीं से एक बात और ध्यान रखिए कि कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कोर्ट का कवि किसे कहा जाता है? केशवदास को। और माना किसने है? विजयपाल सिंह ने। भूषण, जो कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय साहित्य में वीर रस के कवि माने जाते हैं और ये रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके बारे में लिखा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे है, कुलपति मिश्र ध्वनिवादी आचार्य हैं। तो अब यहाँ से आप ध्यान रखिए कि चिंतामणि त्रिपाठी जी रसवादी आचार्य हैं, केशवदास जी अलंकारवादी और चमत्कारवादी आचार्य हैं। ठीक, भूषण वीर रस के कवि हैं, कुलपति मिश्र ध्वनिवादी आचार्य हैं। आगे हम देखते हैं कि भूषण की प्रसिद्ध पंक्ति है जो वीर रस के कवि हैं, शिवा को बखानू की बखानू छत्र साल को। ये भूषण जी की पंक्ति है, इसे ध्यान रखिएगा। कविदेव की प्रसिद्ध कविता है, आपने इसे सुना भी होगा लोगों को प्रयोग करते हुए, कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये देव जी की पंक्ति है। इन्होंने शब्द शक्तियों के बारे में, काव्य की भाषा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जब भी काव्य भाषा से संबंधित इस तरह के कुछ पद आए तो ध्यान रखिएगा, या तो भिखारी दास या तो देव जी ने लिखा होगा। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने लिखा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है और प्रधानता किसकी रही है? श्रृंगार की। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया है। अब शुक्ल जी ने यहाँ संभावना कही कि यहाँ इसे कोई श्रृंगार काल कह सकता है, तो यहीं से एक प्रश्न उठता है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसी को आधार बना के शुक्ल जी की पंक्ति को रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल ही रख दिया। ठीक, तो आगे हम देख लेंगे कि कौन से आचार्य ने, किस विद्वान ने रीतिकाल का नाम क्या दिया है। सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक कौन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रीतिकाल का प्रवर्तक कृपाराम को मानते हैं। इनका रचनाकाल 1541 है। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक केशवदास जी को मानते हैं
और केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में है, इसे ध्यान रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और इनका जो रचना काल है 1643 ईस्वी के आसपास। अब देखते हैं रीतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान कौन कौन है। त्रिलोचन जी ने अंधकार काल कहा है, बहुत प्रसिद्ध है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है, तो आप रसाल से कला काल इसे याद रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है और इसका वर्गीकरण उन्होंने उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत किया है, यानी मध्यकाल के बाद, मध्यकाल का उत्तर अवस्था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे श्रृंगार काल कहा है, जिसका वर्णन हमने ऊपर किया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। और मिश्र बंधुओं में आता कौन कौन है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। इन तीनों बिहारी नाम याद रखिए, मिश्र बंधुओं में आते हैं, तीनों सगे भाई थे। कभी कभी प्रश्नों में पूछ लेता है 4 बिहारी वाले नाम दे करके इनमें से मिश्र बंधुओं में कौन नहीं था, तब आपको कन्फ्यूजन न हो, इसलिए आप इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों का जन्मक्रम। ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है और साथ में हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देखेंगे। केशवदास जी का जन्म 1555 में। महत्वपूर्ण रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी। ये बिहारी लाल बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना है। चिंतामणि त्रिपाठी जिनकी हम बात कर रहे थे 1609 ईस्वी में जन्म हुआ और कविकुल कल्पतरु इनकी प्रसिद्ध रचना है। भूषण का जन्म 1613 में हुआ। शिवराज भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है। मतीराम इनका जन्म 1617 में हुआ। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका इनकी प्रमुख रचना है। रसराज और ललित ललाम तो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे बताते चलें कि चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण और मतीराम सगे भाई थे, इसलिए इनके जन्मक्रम को याद रखने में आपको आसानी होगी। 1609, 1613, 1617, तो 4-4 साल का फर्क आप ध्यान रखिए। जसवंत सिंह की प्रसिद्ध रचना है भाषा भूषण, 1626। कविदेव का जन्म 1673। इनकी प्रसिद्ध रचना भाव विलास, भवानी विलास, देव माया प्रपंच। घनानंद जी का जन्म ये साक्षात रसमूर्ति कहे जाते हैं 1689 ईस्वी में। सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार। रसलीन का जन्म 1699 में। पद्माकर का जन्म 1753 में और इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्माभरण। तो आप देख रहे थे रीतिकाल की प्रमुख कवियों की जो जन्मक्रम है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और रीतिकाल का नामकरण किस विद्वान ने क्या किया है, रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक कौन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके साथ साथ अलग अलग आलोचकों ने रीतिकाल के बारे में क्या कहा है, उनके कवियों के बारे में क्या कहा है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख रहे थे। तो उम्मीद है रीतिकाल को समझने में ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी होगा। अब रीतिकाल में बचे हुए अन्य कवियों के बारे में जो भी तथ्यात्मक जानकारी है वो हम इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में, यानी आपको इसी आज के ही दिन शाम में वो वीडियो मिल जाएगी, तो हम उसमें आगे का जो कुछ भी है वो पढ़ लेंगे। बहुत धन्यवाद।